नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक। सीएम के सरकारी बंगला छोड़ने से एनसीपी कोटे के मंत्री हुए नाराज। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, दांव पर कई प्रत्याशियों की किस्मत। सीएम योगी के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करेगा यूपी, राजनीतिक पंडितों ने बयां किया गणित। हाजीपुर में दुकान में घुसकर स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा पूरा इलाका। और महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और सरकार बचाने को लेकर चल रही उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया मुंबई दौरा। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सुबह 11:30 बजे पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई। राजनीतिक संकट और शिवसेना की टूट के बीच महाराष्ट्र शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में आगे की रणनीति पर नेताओं के साथ चर्चा की गई है। इधर शिवसेना विधायक नितिन देशमुख आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। नितिन देशमुख कल सूरत से नागपुर पहुंचे थे और दावा किया था कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार, एनसीपी विधायकों की भी 11 बजे बैठक हुई। ये मीटिंग वाईबी चौहाड़ में हुई, जहां पर एनसीपी के बड़े नेता उपस्थित रहे। दूसरी तरफ अब शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगी एनसीपी के बीच दरार की खबरें भी सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के बड़े नेता ने शक जताया कि शिवसेना खेमा में जो उथल पुथल चल रही है उसमें शिवसेना के ही बड़े नेताओं का हाथ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर कल देर रात बैठक हुई थी, जिसमें उद्धव के सरकारी बंगले को छोड़ने के फैसले पर एनसीपी कोटे के मंत्रियों ने नाराजगी जताई थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान चल रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। ये दोनों सीटें प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसद क्रमशः अखिलेश यादव, आजम खां के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण लोकसभा से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र में सपा के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे, इसलिए इस सीट का उपचुनाव सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। दूसरी ओर रामपुर लंबे समय से आजम खां का प्रभाव क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा आजम खां को ही सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक भी चुनावी रैली में हिस्सा नहीं लिया। बुधवार को कन्नौज में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी दोनों सीटें जीत रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले सोमवार को उन्होंने आजमगढ़ में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। आजमगढ़ में 1149 मतदाता केंद्र और 2176 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जहां 18,38,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीजेपी ने इस सीट पर उपचुनाव में भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। देश की राजनीति, तकदीर और तस्वीर तय करने वाला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रपति के चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की गोलबंदी यूपी में कारगर साबित नहीं होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए यूपी से ही सबसे अधिक वोट मिलेंगे। इसकी वजह है देश भर में मतदाता जनप्रतिनिधियों के कुल वोट 10,86,431 का यानी कि 14.86% हिस्सा यूपी के पास है। इस कारण बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विरोध के बाद भी द्रौपदी मुर्मू को 1,19,084 वोट की बढ़त यूपी से हासिल हो जाएगी, जो एनडीए उम्मीदवार की जीत का आधार बन सकती है। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब तस्वीर वो पूरी तरीके से साफ हो गई है।
बिहार के हाजीपुर में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार को हाजीपुर के महनार में दिन दहाड़े बंधन बैंक में लूट की घटना हुई तो देर रात इधर अपराधियों ने एक और घटना को अंजाम दे डाला। हत्या की घटना हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र की मरई चौक की है। अपराधियों के ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका गूंज उठा। नीलम ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार प्रियदर्शी को दुकान में घुसकर गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। गोली लगने से स्वर्ण व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार प्रियदर्शी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वारदात वाले इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। जिले के एसपी और बड़े अधिकारी ने भी घटना स्थल का दौरा किया। स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के लिए 5 से 6 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे। फायरिंग करते हुए वे दुकान में घुसे और स्वर्ण व्यवसायी के सीने में गोली मार दी। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश भी देखा गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और सरकार बचाने को लेकर चल रही उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुंबई का दौरा किया। इस मामले पर मौजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है। उनका कहना है कि जो लोग मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो महाराष्ट्र में सरकार क्या बचाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। कमलनाथ पर तंज कसते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र भेजा है जो मध्य प्रदेश में खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाया। ऐसे में वो क्या ही महाराष्ट्र की सरकार बचा पाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ अब महाराष्ट्र निकल गए हैं। जो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो महाराष्ट्र की सरकार को बचाने जा रहे हैं। ये अजब गजब की कांग्रेस है। ये कांग्रेस क्या कभी अपना भला कर सकती है? ये भला नहीं करेगी बल्कि अंतिम सांसें गिन रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक। सीएम के सरकारी बंगला छोड़ने से एनसीपी कोटे के मंत्री हुए नाराज। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। दांव पर कई प्रत्याशियों की किस्मत। सीएम योगी के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करेगा यूपी। राजनीतिक पंडितों ने बयां किया गणित। हाजीपुर में दुकान में घुसकर स्वर्ण व्यवसायी की हत्या। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा पूरा इलाका। और महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और सरकार बचाने को लेकर चल रही उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया मुंबई दौरा। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेताओं के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन से पहले एक भाषण के दौरान सैन्य संबंधों को विस्तार करने के खिलाफ चेतावनी दी है। चीन इस बार ब्रिक्स की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली क्लब की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जो वैश्विक आबादी का 40% से अधिक और दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। ब्रिक्स के 3 सदस्य, जिसमें से चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स व्यापार मंच से यूक्रेन संकट के बीच सैन्य गठबंधनों का विस्तार करने और अन्य देशों की सुरक्षा की कीमत पर अपनी सुरक्षा की मांग करने की खिलाफ चेतावनी दी है।
चीन और भारत के रूस के साथ मजबूत सैन्य संबंध हैं और वे बड़ी मात्रा में इसके तेल और गैस खरीदते हैं। पिछले हफ्ते शी जिनपिंग ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को आश्वासन दिया था कि चीन संप्रभुता और सुरक्षा में मॉस्को के मूल हितों का समर्थन करेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि ये चीन का गलत पक्ष है। दक्षिण अफ्रीका समेत महाद्वीप के बाहर राजनीतिक प्रभाव रखने वाले कुछ अफ्रीकी देशों में से एक ने भी रूसी सैन्य कार्रवाई की निंदा नहीं की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को एक भाषण के दौरान रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध एक दो धारी तलवार है, जिसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तब हो रहा है जब रूसी सैनिक 24 फरवरी से लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, वहीं भारी संख्या में यहां लोगों का पलायन भी हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराते हुए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने लोगों से आग्रह किया है कि आर्थिक और चुनावी सुधारों के लिए मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को कुछ समय दिया जाए। बिलावल ने अपनी मां बेनजीर भुट्टो की 69वीं जयंती पर लरकाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री खान की चुनी हुई सरकार को हटाना जरूरी था, क्योंकि वह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई थी। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को हटाए जाने से पाकिस्तान बच गया। आपको बता दें कि खान को इस साल अप्रैल में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया था। पद से हटाए जाने के बाद खान नए सिरे से चुनाव की लगातार मांग कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा, इस सरकार को आर्थिक और चुनावी सुधारों के लिए कुछ समय दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि तब पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार को आर्थिक और चुनावी सुधारों के लिए कुछ समय की मोहलत दी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि तब पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई मुसीबतों से हम जल्दी उभरेंगे। मंत्री ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को पेरिस स्थित वैश्विक धन शोधक एवं आतंकी वित्त पोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अक्टूबर में होने वाली पूर्ण बैठक के दौरान संदिग्ध सूची से हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद IS 191 गैंग के लीडर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफसा अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मुख्तारा अंसारी और उनकी पत्नी अफसरा अंसारी की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है या फिर उनकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गाजीपुर जनपद के गाजीपुर वाराणसी 4 लेन के ठीक किनारे शेरपुर गांव में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम 235 एकड़ की संपत्ति को मऊ के जिलाधिकारी के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत दक्षिण टोला थाना में मुकदमा दर्ज कर कुर्की की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मऊ के द्वारा कुर्की की कार्रवाई का आदेश 21 जून को दिया गया था। जिलाधिकारी के कुर्की की कार्रवाई के आदेश के बाद मऊ के सदर क्षेत्र अधिकारी धनंजय मिश्रा और उनकी टीम ने गाजीपुर के जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और अपर तहसीलदार के साथ मिलकर कुर्की की कार्रवाई की। उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की इस प्रॉपर्टी की कीमत 3.5 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई। क्षेत्र अधिकारी धनंजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अफसा अंसारी की संपत्ति है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध अपराध से अर्जित की गई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां के गरफा इलाके के एक बंद फ्लैट में अधेड़ उम्र की महिला का शव मिला है। वहीं फ्लैट के मालिक गोवर्धन सेठ का शव भी 1 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरियों पर मिला है। इधर 2 लोगों के शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। मामले को लेकर कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की रात को 60 वर्षीय गोवर्धन सेठ के फ्लैट में काम करने वाली 45 वर्षीय महिला का रक्त रंजित शव मिला। मृतक महिला का नाम शांति सिंह है और वह उत्तरी कोलकाता के बेलिया घाट इलाके में रहती थी। उसकी नौकरी छूट गई थी, तब से वह नियमित रूप से गोवर्धन के फ्लैट में आया जाया करती थी। वहीं अधिकारी ने बताया कि गोवर्धन सेठ फ्लैट में अकेले रहते थे। उनका भी शव गरफा के शरद बोस कॉलोनी इलाके में फ्लैट से 1 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरियों पर मिला है। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि महिला की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि हर पहलू की जांच की जा रही है और 2 मौतों के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने की भी कोशिश जारी है।
बीजू जनता दल यानी कि बीजेपी प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पटनायक ने कहा कि ओडिशा विधानसभा के सभी सदस्यों से अपील है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सर्वसम्मत से ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद के लिए समर्थन दे। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी भी जताई थी और कहा था कि यह उनके राज्य के लिए लोगों के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने मेरे साथ इस पर चर्चा की तो मुझे खुशी हुई। यह वास्तव में ओडिशा के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। पटनायक ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मुर्मू देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगी। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने दलित नेता राम गोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार एक आदिवासी नेता को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाकर समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मुर्मू के नाम की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक। सीएम के सरकारी बंगला छोड़ने से एनसीपी कोटे के मंत्री हुए नाराज। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, दांव पर कई प्रत्याशियों की किस्मत। सीएम योगी के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करेगा यूपी, राजनीतिक पंडितों ने बयां किया गणित। हाजीपुर में दुकान में घुसकर स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा पूरा इलाका। और महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और सरकार बचाने को लेकर चल रही उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया मुंबई दौरा। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्यों का बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम में बाढ़ से बुरा हाल है, पूरा असम डूबा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव में जुटी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश ने बेहाल किया हुआ है। यहाँ बहाव इतना ज्यादा तेज है कि खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। गाड़ियां तक बह गई। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। गांव दरिया बन गए हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। असम के चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं और उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान जो है इन लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नजर नहीं आ रहे हैं। एक एक कर जवानों ने सभी को सुरक्षित निकाला। चिरांग ही नहीं, असम के ज्यादातर जिलों में कमोबेश यही हाल है। बोंगाई गांव में जो है घरों में पानी घुस चुका है। पानी के बीच पूरा परिवार कैद हो गया और इस गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं बचा जो पानी में डूबा ना हो। लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने को लेकर है। असम में बाढ़ की बेहाली देखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने नागांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ और जैश-ए मोहम्मद की गतिविधियों को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुलगांव निवासी मुतासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 4 शहरों में 11 स्थानों पर जो है छापेमारी की थी। एनआईए के एक आला अधिकारी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ की साजिश को लेकर एनआईए ने स्वतः संज्ञान लिया था और इस बारे में एनआईए को पता चला था कि टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर का मुखौटा है और उन्होंने स्वयंभू कमांडर सज्जाद गुल ने भारत के विभिन्न भागों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना भी बनाई। एजेंसी को यह भी पता चला कि अपनी इस योजना के तरह आतंकवादी कमांडर विभिन्न जगहों पर युवाओं को बरगलाकर उन्हें अपने आतंकी संगठन में भर्ती कर रहा है। सूचना के आधार पर एनआईए ने 18 नवंबर 2021 को एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में मिली एक सूचना के आधार पर एनआईए ने मंगलवार को श्रीनगर, कुलगांव, पुलवामा,
गदरबल इलाके में 11 जगहों पर छापेमारी की। एजेंसी को यह सूचना भी मिली थी कि कश्मीर के कुलगांव जिले का रहने वाला मुदासिर अहमद डार पुत्र अली मोहम्मद डार निवासी नौपुरा खरपुरा पुलिस स्टेशन यारीपोरा जिला कुलगांव टीआरएफ कमांडर का करीबी है। आरोप है कि मुदासिर अहमद डार आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराता है। भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 10,972 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। वहीं 38 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 83,000 से ज्यादा हो गए और इससे पहले यानी कि कल 22 जून को देश भर में कोरोना संक्रमण के 12,249 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 13 लोगों की इस दौरान मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केस में उछाल को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की मानी जाए तो बैठक में मेडिकल एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। पिछले कुछ दिनों में कोरोना केसेस की रिपोर्ट देखिए तो संक्रमण में रफ्तार की बढ़ोतरी साफ देखी गई है। कई एक्सपर्ट इसे चौथी लहर भी बता रहे हैं। झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जो है 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया। एक निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 433 केंद्रों पर मतदान हो रहा है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। उपचुनाव में 3.54 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें से 1.75 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। मतगणना 26 जून को होगी। मतदान के मद्देनजर झारखंड सशस्त्र पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल सहित 3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। मांडर के कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिसके बाद से इस सीट पर चुनाव हो रहा है। अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी पाया था, जिसके बाद उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई और 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद बंधु तिर्की की विधायकी समाप्त कर दी गई। विधायकी समाप्त होने के साथ ही मांडर विधानसभा सीट से 28 मार्च को खाली हो गई थी। मांडर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का परिणाम 26 जून को दिया जाएगा। मांडर विधानसभा उपचुनाव में चिन्हित मतदान केंद्रों पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है और इन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और सुरक्षा को देखते हुए महिला कर्मी की भी तैनाती की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक। सीएम के सरकारी बंगला छोड़ने से एनसीपी कोटे के मंत्री हुए नाराज। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। दांव पर कई प्रत्याशियों की किस्मत। सीएम योगी के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करेगा यूपी। राजनीतिक पंडितों ने बयां किया गणित। हाजीपुर में दुकान में घुसकर स्वर्ण व्यवसायी की हत्या। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा पूरा इलाका। और महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और सरकार बचाने को लेकर चल रही उठापटक के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया मुंबई दौरा।